दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। मेरी प्रोड्यूसर सौम्या से मैं पूछ रही हूँ फ़िलहाल कि क्या सौम्या मुझे लाइव फ़िलहाल देख पा रही हैं? मैं नहीं देख रहा, मैं तो पोस्ट कर रहा हूँ दूसरा। स्वागत है आपका फ़िलहाल इस लाइव ब्रॉडकास्ट में। इस वक़्त की सबसे बड़ी ख़बर ये है कि ईरान पर अमेरिका और इज़राइल का बड़ा हमला हो चुका है। जी हाँ, वही हमला जिस हमले के बारे में हफ़्तों से मैं आपको आगाह करने की कोशिश कर रही थी, वो हमला हो गया है। दुनिया फिर से एक बड़ी तबाही की तरफ आगे बढ़ रही है। कम से कम 3 ठिकाने ऐसे बताए जा रहे हैं ईरान की राजधानी तेहरान में, जहाँ पर कि फ़िलहाल ये आप जो तस्वीरें देखेंगे उसमें ये पता चल रहा है ख़ास तौर पर कि जो धुआँ है वो उनकी सबसे बड़ी इमारतें, वहाँ पर धुआँ उठता नज़र आ रहा है। हसन आबाद स्क्वायर, मैं तेहरान जा चुकी हूँ कई बार, ईरान जा चुकी हूँ और वहाँ ये जो हसन आबाद स्क्वायर है, ये वहाँ का इस तरह से मान लीजिए आपके कनॉट प्लेस या साउथ एक्स जैसा बहुत ही बिज़ी मार्केट एक तरह से ये कहलाया जाता है। उस बिज़ी मार्केट में ये हमला किया गया है और इसको कह रहा है इज़राइल। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी जी अभी वापस लौटे हैं और उन्होंने कहा कि उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, सबसे करीबी दोस्त हैं वो, जो नेतन्याहू हैं। क्या उन्होंने अपने दोस्त को ये सलाह नहीं दी कि इस तरह से खून-खराबा मत कीजिए? अभी फ़िलिस्तीन की पूरी कहानी हमारे सामने है, किस तरह से 2 साल से ज़्यादा तबाह-बर्बादी वहाँ पर हमने देखी। लगभग जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ हैं, वो बताती हैं कि लगभग 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई और अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से अब ईरान नया टारगेट बन चुका है। अभी 1 साल भी नहीं गुज़रा ईरान में जब पिछली बार अटैक हुआ था और किस तरह से लोहे के चने चबवा दिए थे ईरान ने। ये बात मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि तमाम तरह के वो अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स जो ईरान, इज़राइल और अमेरिका को एक तरह से निष्पक्ष तरीके से देखते हैं, वो सीधे तौर पर इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान ने अमेरिका को जब ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले हुए थे, लोहे के चने चबवा दिए थे। यहाँ पर लोग कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं और मैं बहुत गर्व के साथ इस बात को कह सकती हूँ कि मेरे चैनल के जो दर्शक हैं, वो हमेशा इंसाफ के साथ खड़े रहते हैं। और इंसाफ की साइड क्या है? इंसाफ की साइड है ईरान की साइड, इंसाफ की साइड है फ़िलिस्तीन की साइड। जी हाँ, फ़िलिस्तीन के मासूम बच्चे, महिलाएँ और बुज़ुर्ग, यहाँ पर ईरान की बात हो रही है। ईरान ने कहा कि हम जंग नहीं चाहते और आप ये देखिए कि इराक पर जब हमला किया गया था कुछ साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स के ज़रिए, वो भी रमज़ान के महीने में किया गया था। रमज़ान के इस पाक महीने में जब ईरान के लोग रोज़ा रख रहे हैं, उस वक़्त में यूनाइटेड स्टेट्स, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और साथ ही एक तरह का आतंकी मुल्क मैं कहूँगी इज़राइल, इन दोनों ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। बीबीसी की ये रिपोर्ट मैं फ़िलहाल देख रही हूँ अपने सामने। यहाँ तस्वीरें भी मुझे नज़र आ रही हैं बीबीसी की इस रिपोर्ट में और साफ तौर पर इन तस्वीरों में दिख रहा है कि ईरान पर अमेरिका और इज़राइल ने हमलों की पुष्टि कर दी है और इज़राइल ये कह रहा है कि प्रीएम्प्टिव यानी सावधानी के तौर पर इज़राइल हमला कर रहा है चूँकि ईरान की मिसाइलें आने वाली थीं। ईरान की मिसाइलें दागी जाएँ, इससे पहले जो हमला है वो इज़राइल ने कर दिया है। प्रीएम्प्टिव कहा जा रहा है इसको। ईरान पर अमेरिका इज़राइल के हमलों की पुष्टि हो चुकी है, अमेरिका के ज़रिए भी, इज़राइल के ज़रिए भी। सबसे पहले इज़राइल ने रक्षा मंत्री ने घोषणा की कि ईरान पर सतर्कता बरतते हुए यानी सावधानीपूर्वक उन्होंने हमला कर दिया है। उसके कुछ ही देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जो ट्रूथ सोशल जो इस्तेमाल करते हैं, उस पर उन्होंने लिखा ऐसा लग रहा था कि ये मामला टल जाएगा। पिछले शनिवार को ये सबसे बड़ी बात हो रही थी कि पिछले शनिवार को हमला हो सकता है और उसके बाद 15 दिन का समय दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि 15 दिन में अगर ईरान मान जाता है और अपना न्यूक्लियर प्लान सस्पेंड कर देता है और इज़राइल और अमेरिका की तमाम जो नाजायज़ माँगे हैं उनको मान लेता है, तो ये हमला नहीं होगा। 15 दिन नहीं, उसको 1 हफ्ता गुज़रा है। उसी 1 हफ्ते के दौरान यानी अपने भी शब्दों की मैं कहूँगी उसको भी ऑनर नहीं करते, उसकी भी इज़्ज़त नहीं करते डोनाल्ड ट्रंप कि उससे पहले ही आप देखिए कि ये हमला फिर से हो गया। हमला कर दिया 15 दिन से पहले ही। तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रूथ सोशल पर 8 मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया, वो वीडियो भी आपने देखा होगा और पुष्टि ये की है कि ईरान पर हमले में अमेरिका भी शामिल है। अभी तक बात ये की जा रही थी
कि ये हमला सिर्फ़ इज़राइल के ज़रिए किया जा रहा है, इसका मतलब ये एक तरह से लिमिटेड कैपेसिटी में, क्षमता में होगा। इससे पहले भी हम नोक-झोंक देखते रहते हैं, कभी ईरान की मिसाइलें जाती हैं, कभी इज़राइल कुछ कहता है। लेकिन फ़िलहाल ये सिर्फ़ इज़राइल का हमला नहीं है, क्योंकि इज़राइल की कमज़ोरी के बारे में सबसे ज़्यादा किसको पता है? अंदाज़ा लगाइए। इज़राइल की जो कमज़ोरी है, उसके बारे में सबसे बड़ा अंदाज़ा और सबसे बड़ी उस कमज़ोरी को कौन जानता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका जानता है, और इसीलिए वो जानता है कि अगर ये सिर्फ़ मसला होता ईरान और इज़राइल के बीच, तो शायद मैं आपके सामने यहाँ पर इस कार्यक्रम को पेश नहीं कर रही होती। मैं सोचती कि ठीक है, 2 पड़ोसी देश हैं, एक ही खित्ते के हैं, उनके बीच जो भी मसला है आपस में वो निपटाएँगे। लेकिन यहाँ ये बहुत ही नाइंसाफ़ी वाली, और अंग्रेज़ी में कहते हैं अनजस्ट और अनइक्वल, ये गैर बराबरी की लड़ाई है। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहती हूँ कि किसके साथ खड़े हैं? इस लड़ाई में आप बताइए, आप किसके साथ खड़े हैं? आप ईरान के साथ खड़े हैं, आप इज़राइल के साथ खड़े हैं, या आप यूनाइटेड स्टेट्स के साथ खड़े हैं? या मैं कहूँगी कि इस ईरान के बरक्स, क्या आप यूएस और ईरान के साथ खड़े हैं? क्या आप ईरान के बरक्स यूएस और इज़राइल के साथ खड़े हैं? मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आपकी कौन-सी साइड है? मैं ये भी समझती हूँ अच्छी तरह से, अभी नरेंद्र मोदी जी लौटे हैं और कह रहे थे कि पहले वो कहते थे माय फ्रेंड बराक, और अब वो कहते हैं माय फ्रेंड नेतन्याहू। तो पूरे तरीके से मोदी जी के लौटते ही कुछ ही घंटों के भीतर ये हमला हुआ है। क्या नरेंद्र मोदी जी या भारत की सरकार को इस बात का कोई इल्म था कि इस तरह का कोई हमला होने वाला है? यानी आप सोचिए, अभी इतनी बड़ी स्टेट विज़िट के बाद कि 3 दिनों तक उन्होंने मेहमान नवाज़ी की, नेतन्याहू ने, उनकी पत्नी ने, नरेंद्र मोदी जी की, भारत की तरफ से सबसे बड़े नेता वहाँ गए, और उसके बाद इस मेहमान नवाज़ी के पीछे क्या इज़राइल तैयारी कर रहा था? क्योंकि ये तो असंभव है कि कुछ ही घंटों के भीतर आप फैसला कर लें कि आप किसी मुल्क पर हमला करेंगे। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये पूरी जो लड़ाई है, इसकी तैयारी उस दौरान भी हो रही थी जब मोदी जी वहाँ पर मौजूद थे। और मुझे कहने में बिल्कुल झिझक नहीं है कि क्या अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस वक़्त अगर भारत की सरकार कोई स्टेटमेंट ऑफ़िशियली जारी करती है, तो वो क्या होगा? किसके पक्ष में ये बात होगी? क्योंकि ये जंग, ये कोई मामूली नोक-झोंक नहीं है सिर्फ़ इज़राइल और ईरान के बीच, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका शामिल है, कि तो क्या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको डराना नहीं चाहती, मैं आपको इंटिमिडेट नहीं करना चाहती, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन सच्चाई बताना मेरा काम है, और पूरी दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय जानकार हैं वो यही कह रहे हैं कि क्या वाक़ई जो दुनिया है इस वक़्त वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रही है। क्योंकि अगर ये हमला हो चुका है ईरान के, और ख़ासकर 3 ठिकानों पर हुआ है। रक्षा मंत्री जो इस्राइल कात्स हैं, उन्होंने बयान जारी करके पूरे इस्राइल में विशेष और स्थायी आपातकाल स्थिति की घोषणा कर दी है। इमरजेंसी लागू कर दी गई है फिलहाल इस्राइल में, और ईरान में भी ज़ाहिर है इमरजेंसी की स्थिति है। मुझे पूरे तरीके से अंदाज़ा है कि खुफिया एजेंसी जो है ईरान की, उसे अच्छी तरह से इस बात का इल्म रहा होगा कि ये हमला तो होगा ही। और ख़ामनई, वहाँ के जो अयातुल्ला ख़ामनई, वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, वो पहले भी कह चुके हैं कि इस हमले के लिए वो पूरे तरीके से तैयार हैं। वो नहीं चाहते कि जंग हो, लेकिन अगर जंग होगी तो उसका मुकाबला किया जाएगा। अगर जंग होगी तो अपनी पूरी ताकत के साथ ईरान लड़ेगा। ईरान का पूरा इतिहास रहा है जंगें लड़ने का। ईरान की पूरी जो हिस्ट्री है, पूरी जो तारीख़ है, वो खून से लथपथ है। ईरान एक ऐसा देश है जिसने अपने पड़ोसियों से भी लड़ाई की, और हमेशा अपने अपने से बड़ी ताकतों से वो लड़ा है, और अपने से बड़ी ताकतों को हमेशा उसने ध्वस्त किया है। ट्रंप ने ये कहा है कि हमारा लक्ष्य ईरानी शासन से जो पैदा होने वाला खतरा है उसको खत्म करके अमेरिकी लोगों की रक्षा करना है। हास्यास्पद लगता है मुझे, आपको भी हँसी आ रही होगी कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर कह क्या रहे हैं? कौन से अमेरिकी ऐसे हैं जिससे ईरान की सरकार को से उसको खतरा है? आप ये सोचिए कि आप इस स्टेटमेंट को दोबारा सुनिए। हमारा लक्ष्य ईरानी शासन से उत्पन्न होने वाले खतरे को खत्म करके अमेरिकी लोगों की रक्षा करना है। जैसे मैंने कहा कि पूरे तरीके से हास्यास्पद है ये। अब मैं आपके सामने एक सवाल यहाँ पर रखना चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ़ येस और नो के अलावा एक वाक्य ये भी लिखिए कि इस पूरी जंग में, क्योंकि ये जंग सिर्फ़ इज़राइल और ईरान के बीच नहीं है। ये इंसानियत की जंग है, ये इंसाफ़ की जंग है, ये शांति की जंग है, ये मानवता की जंग है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी ग्लोबल पीस, वर्ल्ड पीस की ये जंग है। क्या हम इस ऐसी दुनिया में जीना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिखकर ये बताइए कि आप किसके साथ खड़े हैं इस जंग में। मैं इस बात को लेकर मुझे कोई असहमति नहीं होगी अगर आपकी जो दलील है अगर आप वो मुझे दें,
और उस दलील में ये बताएँ कि अगर आप इज़राइल के साथ भी खड़े हैं और अगर आप यूएस के साथ भी खड़े हैं, तो आप क्यों खड़े हैं? ये मुझे बताइए और दायरा होना चाहिए बातचीत का लोकतांत्रिक, संवैधानिक और जो ग्लोबल पीस है, उसी के दायरे में आप बातचीत कीजिए। तो मुझे आप बताइए आप किस देश के साथ खड़े हैं? आप ईरान के साथ खड़े हैं या इज़राइल प्लस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ खड़े हैं और क्यों खड़े हैं? सबसे बड़ी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्यों खड़े हैं? सिर्फ येस और नो नहीं चाहिए, मुझे ये भी आप लिख के बताइए कि क्यों आप ऐसा समझते हैं? तो आप सोचिए कि पूरे तरीके से अब यहाँ ईरान में जो तेहरान है, पूरा शहर धमाकों की गूंज से फ़िलहाल थर्रा गया है और पूरे तरीके से जो माहौल है, वो बेहद चिंताजनक यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो फ़ार्स न्यूज़ एजेंसी है, ईरान की, वो बता रही है तेहरान के डाउनटाउन में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये भी हो रही है बात हो रही है कि एजेंसी जो है वो तेहरान के डाउनटाउन यानी वो इलाका जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक पुराना शहर है, वहाँ पर कई बाज़ार भी हैं ईरान में। ख़ासकर तेहरान इतना खूबसूरत शहर है और दिल दुखता है मुझे बहुत मुश्किल होता है ईरान के बारे में बात करना क्योंकि मेरे लिए दुनिया में सबसे पसंदीदा जो कुछ मुल्क हैं उनमें ईरान भी है। ईरान की स्पिरिट, ईरान के लोग, ईरान की तहज़ीब, ईरान की संस्कृति, ईरान का खान-पान, ईरान की पूरी फ़िलॉसफ़ी यानी पूरा अगर आप पूरा ख़ित्ता देख लें वेस्ट एशिया का तो उसमें कोई ऐसा देश नहीं है जैसा ईरान है। ना वो इराक है, ना वो सीरिया है, ना वो इजिप्ट है, ना ही वो सऊदी अरब है, ना यूएई है। मुझे लगता है कि बिल्कुल अलग एक देश है और वो है ईरान। मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आइए और मुझे ये बताइए कि फ़िलहाल आप क्या समझते हैं, किस देश के साथ आप हैं? और बहुत तकलीफ़ इस वक़्त ये हो रही है कि पिछले रमज़ान को हम मातम कर रहे थे और देख रहे थे कि कैसे फ़िलिस्तीनियों को तबाह-बर्बाद कर रहा है इज़राइल, अमेरिका की पूरी एक्टिव मदद के साथ। इज़राइल अपने आप में कुछ भी नहीं है। मैं आपको यहाँ ये बता देना चाहती हूँ कि ये पूरी जो ज़ायनिस्ट ताकत है, ये पूरी जो ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिका के कंधों पर खड़ा हुआ है और इसलिए इसका कद ऊँचा लगता है। अपने आप में नेतन्याहू, अपने आप में जो इज़राइल है, इज़राइल की जो ज़ायनिस्ट जो पूरी आइडियोलॉजी है, वो कुछ भी नहीं है। जब तक कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कंधों पर खड़ा होता है, तब उसका कद पता चलता है कि ये तो बड़ा कद्दावर है, ये तो बहुत अमीर है, ये तो बहुत मज़बूत है। अगर एक बार अमेरिका को हटा लिया जाए इज़राइल के साथ, तब हम देखते हैं कि आखिर कितनी क्या बिसात क्या रह जाएगी इज़राइल की। कुछ अभी की फ़िलहाल की खबरें मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ, जो इस वक़्त अहम है। ईरान के अलग-अलग शहरों में मैंने आपको बताया कि विस्फोट की